था, बुद्धि दिमाग तो था नहीं। जब कुछ भी नहीं मिलता था तो अपने ग्रुप में ही जब ये लोग जाते थे, तो जिसको बीमारी हो या जो कोई मर गया या जो कोई बूढ़ा हो, ये लोग उसी को मार के खा जाएँगे। इतना दिमाग नहीं ना था उस समय। सोचिए ये लोग कैसा प्राणी रहा होगा उस समय। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इतिहास के टॉपिक को लेकर अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अभी तक आपने जितना भी जीएस पढ़ा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसमें क्या है संतुष्ट हो चुके हैं। तो आइए इतिहास को भी देख लेते हैं। और हम लोग को इतिहास में क्या करना है, पीएचडी नहीं करना है। हम यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम को ध्यान में रखकर आगे चल रहे हैं, ठीक है? तो जिसमें आप क्या देखेंगे कि ये जो भी आपका सिलेबस है, आप जो बच्चे आज भी नए जुड़ेंगे, हमारा 2-4 पुराना पीछे वीडियो देख लीजिएगा। हमने सिलेबस का एक अलग से क्लास ले लिया है, ठीक है? तो आप उसको देख लीजिएगा, तो हम उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक? तो आज है इतिहास। तो इतिहास को देखिए, इतिहास में कैसे-कैसे क्वेश्चन बनेंगे, और हालाँकि इतिहास की शुरुआत भी लगभग यहीं से होएगी, तो हमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना, फिर भी अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पे। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है इतिहास, और इतिहास के जो जिनको जनक माना जाता है, वो हैं हेरोडोटस, ठीक है? अब देखिए, इतिहास का जो डिवीज़न है, इतिहास को 3 भागों में बाँटा गया है, ठीक? पहला है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक? जिसको आप इंग्लिश बोलेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक, तीसरा आपका ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक को बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और जो हमारा ऐतिहासिक है जिसमें हम लोग जीते हैं, वो हो गया आपका हिस्टोरिकल पीरियड या हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है दोस्तों? तो इसमें देखिए क्या है कि ये जो हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसको आप बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक, तो इसमें क्या है कि लिखित नहीं है ये, ठीक है? ये लिखित नहीं है। और दूसरा क्या है कि आद्य ऐतिहासिक, लिखित कहने का मतलब इसका कोई साक्ष्य नहीं कि ये लिखित था कि क्या था। और आद्य ऐतिहासिक में क्या होता है, ये लिखित है, ठीक है? लिख दिया गया, लेकिन क्या है, अपठनीय है, आप पढ़ ही नहीं सकते। जैसे आप क्या कोई एग्ज़ाम्पल ले लीजिए लिखने का, जैसे डॉक्टर लिख देगा तो आप पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। तो सेम टू सेम वही, यही सब डॉक्टर वाला काम किया है। अब उसके बाद देखिए ऐतिहासिक में क्या करना है कि आप लिखित भी है और पठनीय भी है। अब देखिए ये आद्य ऐतिहासिक में क्या था, लिखित है लेकिन अपठनीय है। तो इसका मतलब क्या है, आप लोग को याद आ रहा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, है ना? जो कांस्ययुगीन सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है, जिसको मेलुहा भी लोग कहते थे। खैर छोड़िए, आगे आएँगे उसके बारे में। तो लिखित है, अपठनीय है, और ऐतिहासिक में क्या है, लिखित है, पठनीय है, ठीक? जिसमें हम लोग रहते हैं। अब देखिए इसी में हम लोग ये पढ़ते हैं भैया कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास की चर्चा हम लोग इसी में करते हैं, ठीक है? जैसे कितने लोग को तो यही नहीं पता होगा, अब जैसे आप जाएँगे किसी मान लीजिए संस्था में आप या किसी से मिलेंगे, सर हम लोग को प्राचीन इतिहास से पढ़ाइएगा। अरे प्राचीन इतिहास देख रहे हैं, यहीं से शुरू हो जा रहा है, जिसमें हम लोग रहते हैं ऐतिहासिक पार्ट में। आपको ये भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए इसका। अब देखिए हमारे जैसे बहुत सारे इतिहासकार रहे हैं, ठीक? तो हमारे एक इतिहासकार हैं क्रिश्चियन थॉमसन, ठीक है? क्रिश्चियन थॉमसन एक इतिहासकार हैं। तो उन्होंने मतलब क्या माना कि हम लोग लिखित नहीं मानेंगे कि ये लिखित है, लिखित नहीं है, या पठनी-पठनी है। हम लोग वहाँ पे जो भी चीज़ें पाई गई हैं, उसके खोज के आधार पे हम मानेंगे, ठीक? तो वहाँ पे इन्होंने बोला कि भैया उस ज़माने में पत्थर का प्रयोग बहुत होता था। तो ठीक, तो इसको क्या बोल दिया गया, भैया पत्थरकालीन ये इतिहास है। तो जिसको आप बोलते हैं पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पाषाण काल, जिसको होता है स्टोन एज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों? और उसके बाद देखिए आद्य ऐतिहासिक में बोला गया है कि कांस्य पाया गया। कांस्य एक धातु है, और इसी कांस्य के आधार पे जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है उसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, ठीक? अब देखिए ऐतिहासिक जिसमें हम लोग रहते हैं उसमें आपका ये है पॉइंट कि लोहा पाया गया। उम्मीद है कि वहाँ तक दिख रहा होगा। तो अभी देखिए क्या है कि ये जो पत्थर वाला जो है ऐतिहासिक काल जिसको हम बोलते हैं पाषाण काल, इसके बारे में देखिए। तो पाषाण काल में क्या है, इसका भी 3 डिवीज़न हुआ है। एक होता है पूरा पाषाण काल, फिर आपका मध्य पाषाण काल, और उसके बाद है ये आपका नव पाषाण काल। ठीक है दोस्तों? अब इसमें देखिए क्या क्वेश्चन कैसे बनता है। पूरा पाषाण काल जो है, देखिए कभी-कभी जैसे आप महेश बर्णवाल की किताब देखें तो ये अज्ञात हो जाता है, ठीक? कि 25 लाख साल तक ये पूरा पाषाण काल रहा, मतलब सबसे ज़्यादा साल तक कौन-सा काल रहा? तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कि पूरा पाषाण काल रहा, मतलब 25 लाख साल तक, फिर 12,000 साल तक। ठीक है? अब देखिए ये 12 के का मतलब हो गया 12,000। तो पूरा पाषाण काल में जो भी आपको मानव समझ में आएगा वो आखेटक था। आखेटक का मतलब समझ रहे हैं ना, कि शिकार करके खाने वाला था।
ठीक, अब उन लोगों के पास इतना तो बुद्धि दिमाग तो था नहीं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो खाना बदोश जीवन। खाना बदोश का मतलब कि हमको मिला, हमको भूख लगा, ठीक, हमको भूख लग गया भैया, तो हम क्या करेंगे, किसी चीज़ का क्या करेंगे। उस समय तो ये लोग पास तो खेती-वेती करते नहीं थे, तो कोई भी मांस वगैरह इनको जैसे मिला, ये सब चिचोड़ के नोच-वोच के सब खाना शुरू कर दिए, ठीक। तो इसमें क्या हो गया कि खाना बदोश जीवन था, बुद्धि दिमाग तो था नहीं। जब कुछ भी नहीं मिलता था तो अपने ग्रुप में ही जब ये लोग जाते थे, तो जिसको बीमारी हो या जो कोई मर गया या जो कोई बूढ़ा हो, ये लोग उसी को मार के खा जाएँगे। इतना दिमाग नहीं ना था उस समय। सोचिए ये लोग कैसा प्राणी रहा होगा उस समय। तो खाना बदोश ये लोग जीवन जीते थे। और देखिए क्या है कि इसमें क्या है, ये पत्थरों का काल है, तो इसमें क्या है कि पत्थर हमेशा लड़ते, घिसते करते हुए इनमें क्या है कि आग की खोज इन्होंने कर लिया था, ठीक? और इनका पत्थर सबसे बड़ा हथियार था। अब पत्थर बड़ा हथियार कहने का मतलब ये हो गया कि किसी जानवर को पत्थर से मार दिए, फिर उसको नोच कबाड़ के खा गए, ठीक? अब जैसे मान लीजिए कि किसी थोड़ा पहाड़ की कोई ऊँचाई पे गए और ये लोग बहुत बढ़िया सा पत्थर नुकीला करके या थोड़ा-सा बड़ा पत्थर का भाग लेके उसी ऊँचाई पे खड़े हो जाते, या पेड़ पे चढ़ के पत्थर किसी तरह लगा के टेकवा-वेकवा के सब चले जाते। और नीचे क्या है कि बहुत जानवर का झुंड को ढक मतलब हाँक देते थे। तो जब जानवर अगर गुज़रने लगे तो ऊपर से पत्थर गिरा दिए सब। तो पत्थर गिराने का मतलब आदमी एकाध गो तो चापेगा, मर ही जाएगा, तो उसको क्या करेंगे लोग, खाएँगे अपना, ठीक? इस प्रकार से इसमें काम होता है। अब देखिए जब ऐस मध्य पाषाण काल है जिसको लिखा गया है कि 12,000 से 5,000 तक, ठीक? 12,000 से 5,000 ईसा पूर्व तक ये रहा। तो इसमें इन्होंने क्या करना सीख गया, अंतोष्टि। अंतोष्टि देखिए एक संस्कार में आता है, ठीक है? हमारे पास कुल 16 संस्कार है, तो अभी 16 संस्कार की चर्चा आगे होगी जब इसका ज़िक्र आएगा, तो उसमें अंतोष्टि होता है। अंतोष्टि का मतलब जैसे हम लोग क्या अंतिम संस्कार कर देते हैं, उसी को अंत्योष्टि बोला जाता है। तो ये सब क्या किए कि अंत्योष्टि करना भी सीख गए थोड़ा बहुत, और इसमें क्या है छोटे हथियार का ये लोग प्रयोग करने लगे। छोटे हथियार का प्रयोग जब ये करते थे, जैसे था पथरवै, लेकिन अब उसको काट के छोटा करना, नुकीला करना, प्रभावशाली बना देना, ठीक? ऐसा कि छोटे हथियार से भी काम कर लेते थे। तो उसको बोला गया माइक्रोलिथ, उसको माइक्रोलिथ बोला गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ तक जितने भी क्लियर हो गया होगा पॉइंट, और यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन जो बनेंगे आपके सामने हैं। अब देखिए इसके बाद है तीसरा नवपाषाण काल। इसमें क्या है कि 5,000 से 3,000 साल तक भैया ये रहा। अब इसी को उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। उत्तर पाषाण मतलब नवपाषाण क्या है कि जब अपने अंतिम समय में आने लगता है तो उसको उत्तर पाषाण भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें आदमी क्या किया कि खेती करना शुरू किया, कृषि शुरू किया, ठीक? अब यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या है कि आखेटक थे, पूरा पाषाण काल में खाना बदोश जीवन जीते थे। आज यहाँ तो कल कहीं और, ठीक? हम बंजारे हैं, ये गलिया या चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, यही वाला हाल है, खाना बदोश जीवन। यहाँ पे क्या उन्होंने करना शुरू किया, खेती करना शुरू किया। अब देखिए खेती करने के पीछे कांसेप्ट ये है कि जैसे हमारा अगर ये भारत है, जैसे मान लीजिए हमारा इस प्रकार से भारत है, ठीक? तो इधर क्या है, ये आपका जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, तो ये लोग जो ईरान वाला एरिया था ना, ये सब इधर खाना बदोश जीवन जीते थे। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें भी इन लोग के झुंड में मारपीट होने लगता था, ठीक? अब इनके पास भी तो रहा होगा आदमियों का झुंड, भाई खाना बदोश है, उनका देखा, उसको देखा, आपस में क्या किए, उससे मारपीट शुरू किए होंगे। तो क्या है, कोई झुंड इधर भाग कर आया, इधर भाग कर आया। उस समय पाकिस्तान नहीं था, ठीक? तो इधर भागने का मतलब वो जो मेहरगढ़ का क्षेत्र था, वहाँ पे इन्होंने उनको लगा होगा कि यार तो घास वगैरह सब देखे होंगे, कुछ कबारे होंगे, मिल गया होगा कुछ खाने को इनको। ऐसा लगा जैसे गलती से इनसे मुरई कबर गया होगा, तो मुरई खाने के बाद इनको लगा होगा कि बड़ा मज़ा आ रहा है मुरई खाने में। तो वहीं से आप लोगों ने देखा कि खेती करना शुरू किया, तो अभी खेती का जो करने का ये जो साक्ष्य मिलता है, ये मिलता है मेहरगढ़, जो कि अभी क्या है, पाकिस्तान में है। ठीक, तो अब देखिए जब ये खेती करने लगेंगे तो अस्थायी निवास करेंगे ना। अब आप अगर खेती यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक? तो अमेरिका में तो रहेंगे नहीं, जहाँ पे खेती करेंगे आप वहीं रहेंगे। तो क्या करने लगे, अस्थायी निवास करने लगे, और इनका क्या है वहीं पे पशुपालन होने लगा। पशुपालन में देखिए इनका क्या है, कुत्ता। अगर आपसे पूछा जाए कि उनका प्रथम पशु किसको कहा जाएगा तो कुत्ता कहा जाए। अब कुत्ता जानते हैं ना, कुत्ता बहुत चालाक होता है। एकदम मालिक का खूब एकदम चमचागिरी बतियाएगा, ये सब जो कुत्ता होता है। अब हमारे पास भी एक कुत्ता है, वो कुत्ता मतलब है नहीं, वो मतलब ऐसे जो पालतू गली में घूमते हैं, रोटी-वोटी डाल देते हैं। अब हमको देख के क्या करेगा, वो लगेगा सीटी मारने। कुत्ता भी सीटी मारता है अंदर से, लगेगा लेट के अपना पेट, पीठ वगैरह सब दिखाने लगता है। तो चमचागिरी बतियाता है कि हाँ, हाँ, हम आपके बहुत चहेते हैं, हमको खाना दीजिए, ये दीजिए। तो मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। तो कुत्ता इनका रहा। और देखिए इन्होंने जो फसल बोया था, वो क्या था, गेहूँ और जौ को, ठीक? अब गेहूँ और जौ ही क्यों? क्योंकि ये सब जानते हैं इसमें बहुत नौटंकी नहीं होता गेहूँ और जौ में, ठीक?
चावल वालों में जानते हैं बड़ा नौटंकी होता है, बहुत सेवा करना पड़ता है, दामाद जैसा, ठीक है? तो फसल क्या था? गेहूँ और जौ। अब देखिए फिर जब गेहूँ और जौ होगा तो उनको हटाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो इनके पास क्या है? मृदभांड भी पाया गया। ये सब नवपाषाण की बातें हो रही है। जिसे मिट्टी का बर्तन। अब देखिए मृदभांड क्या होता है? जैसे ये लोग क्या किए कि पहले अजूरी, अजूरी समझ रहे हैं? अजूरी, अजूरी जैसे पानी पिया जाता है, एक अजूरी चावल दे दो, ये सब चीज़ें। तो पहले ये सब क्या किए कि अजूरी से यहाँ से लेके अनाज वहाँ लेके जाते, तो बहुत देरी होगा ना ये सब काम में। तो इसमें देखिए क्या हुआ कि ये लोग कुछ ऐसा बनाया कि जैसे मान लीजिए प्लेट टाइप का बनाया, ठीक है? प्लेट टाइप का। तो अब प्लेट टाइप में देखा कि बहुत ज़्यादा सामान था। अब प्लेट को, जैसे मान लीजिए प्लेट है, अब प्लेट को चारों तरफ से ऐसे घेर दिया, थोड़ा-थोड़ा मोड़ दिया, तो और उसमें आम आने लगा, है ना? फिर देखा कि और घेरा गया तो और आम आने लगा, है ना? और घेरते-घेरते पूरा एकदम डकची जैसा बना लिया। डकची वगैरह देख रहे होंगे, ठीक? डकची जैसा हो गया, तो ऐसे में और भर-भर के सामान सब ले आने लगे, तो ठीक है। तो उसी प्रकार के मिट्टी का बर्तन जो था उसको मृदभांड बोला गया। मृदभांड कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे आप लोग वो देखते होंगे, क्या बोलते हैं उसको, जो मिट्टी का बर्तन नहीं होता है, जो प्लेन एकदम होता है, उसको शायद मटका बोलते हैं। हाँ, मटका जो प्लेन होता है, लेकिन मृदभांड में क्या डिज़ाइन वगैरह बन जाता है, उसको मृदभांड बोलते हैं, ठीक? अब देखिए यहाँ पे ये लोग क्या करते थे कि पूरा पाषाण काल में पत्थर से, और देखिए छोटे हथियार बनाए, मतलब पत्थरों से मध्य पाषाण में, कि पत्थरों से ये लोग क्या करते थे कि अपना शिकार वगैरह करते थे। तो इसमें क्या किया इन्होंने? तांबे की खोज किया। जैसे अगर पत्थर को ये लोग इसे काट के लंबा बनाते तो पत्थर टूट जाता था, तो इनको मिला तांबा, ठीक? और तांबा में अपना छोटा सा लोग पत्थर ऐसे, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा इसको ये तांबा मिल गया, और इसी तांबे में मान लीजिए छोटा सा ये पत्थर लटका दिया। अब बन गया इनका क्या? कुल्हाड़ी जैसा। यहाँ नुकीला कर देते तो वहीं से मारना इनको आसान हो गया, ठीक? तो तांबे की भी खोज हो गई, तो नवपाषाण काल। इसीलिए जब नवपाषाण काल खत्म होता है तो उसको आगे ताम्रपाषाण काल भी कह दिया जाता है, ठीक? अब यहाँ पे देखिएगा दोस्त, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे यहाँ से। जैसे कृषि और औजार, ये हमें कहाँ से इसका मतलब साक्ष्य मिला है, कहाँ से ये सब शुरुआत हुआ था? तो नवपाषाण काल। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है ना? अब देखिए कि ये जो औजार में उन्होंने क्या है? तांबे का प्रयोग किया। और तो सबसे पहले कौन सा औजार बनाया? तो देखिए क्या होगा भैया? कुल्हाड़ी। अब कुल्हाड़ी का देखिए साक्ष्य मिला तमिलनाडु में। लुसेंट की किताब में दिया है, अतिरकम्प एक जगह है तमिलनाडु में, वहीं पे इन्होंने क्या किया? कुल्हाड़ी को प्राप्त किया। और कृषि में हमने बताया था कि प्रथम फसल क्या है? यहीं पे हमने बता दिया था प्रथम, अरे ये हो गया गेहूं और जौ। और इसका साक्ष्य उन्होंने कहाँ बताया? मेहरगढ़, ये आपका जो एरिया है मेहरगढ़ पाकिस्तान वाला, ठीक है दोस्तों? अब एक चीज और देख लीजिए कि अन्य फसल में उन्होंने चावल को भी उगाया था, लेकिन इसका जो साक्ष्य हमें मिला उत्तर प्रदेश वाले एरिया में, ओल्डी हवा एक जगह है उत्तर प्रदेश। अब देखिए ये क्या है भाई? बुर्ज होम क्या है? इसको बोलते हैं गर्त आवास, जो कि ये जम्मू कश्मीर में, जैसे मान लीजिए हमारे जम्मू कश्मीर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? बुर्ज होम हो गया। बुर्ज होम देखिए क्या होता है कि देखिए, अब उस ज़माने में ये सब तो इतना समझदार तो है नहीं कि हमें ठंडी हवा चली तो कैसे बचना है। अब हवा आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी में कि हवा क्षैतिज चलती है, हॉरिजॉन्टल अधिकतर हवाएँ चलती हैं। तो अब जैसे कुत्ता, वैसे जैसे कुत्ता-वुत्ता देखे होंगे कि सर्दी-वर्दी में क्या हल्का से एकदम खोद-खाद देगा नाखून से, और उसी में क्या करेगा, आधा अपने आप को ढक लेगा और फिर उसी में सो जाए, क्योंकि ऊपर से जो हवा है वो निकल जाती है, ठीक? है ना? अब ये लोग क्या करता था, इन लोग के पास भी भैया परिवार था ना, यहाँ पे भी जो आदि मानव ये लोग जो भी रह रहे होंगे, उसके पास भी परिवार रहा होगा, तो ये सब क्या करते थे? गड्ढा-वड्ढा एकदम मतलब खोद देते थे। तो गड्ढा खोदने के बाद ये लोग उसी में आराम करते थे, और ऊपर से सब पतई-वतई लगा के मतलब छाँय कर देते थे, ठीक? छाया वगैरह हो गया तो उसी में क्या है, अपने रह रहे हैं, इनका पालतू कुत्ता रह रहा है, 2-4 परिवार होगा इनका तो वो रहा होगा, हम 2 हमारे 2 वाले परिवार भी रहे होंगे। जब आदमी मर जाता था इस नवपाषाण में, तो इसी बुर्ज होम में उनको दफना भी दिया जाता था। क्लियर हो गया यहाँ तक? बुर्ज होम क्या है भैया? गर्त आवास। गर्त मतलब गड्ढा, और गड्ढे में रहने का जो उनका रहन-सहन, उसी को आवास बोल दिया गया। तो गर्त आवास या बुर्ज होम कहाँ पाया गया? तो आपको आंसर क्या देना है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है? और इसमें क्या पॉइंट बनेगा? हाँ, इसके बाद बस यही सब पॉइंट है, तो ये सब याद कर लीजिएगा। अब देखिए, एक चीज़ और आपको यहीं बता देना चाहता हूँ कि ये जो पुरातात्विक विभाग में, जैसे मान लीजिए इसमें अगर जो इस प्राग ऐतिहासिक में जो कुछ भी पाया गया होगा, या आद्य आद्य ऐतिहासिक में जो कुछ पाया हो गया,
जैसे मान लीजिए कि आधे से हम सिंधु घाटी सभ्यता मान लीजिए 10-15 फीट ईंटा पाया गया होगा, ठीक? तो उस एक ईंटा को या इसमें से जो भी साक्ष्य मिले होंगे उस साक्ष्य को, इसमें से जो भी साक्ष्य मिले होंगे, तो इस साक्ष्य को एक जगह पे रखा गया है, तो उसको क्या बोलता है? म्यूजियम बोला, संग्रहालय बोला जाता है। तो पूरे विश्व में वो ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्यों को रखा गया है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए सर कोपेनहेगन संग्रहालय। मैं इसको मिटा रहा हूँ और कुछ वो भी पॉइंट देखिए, आप ये सब लिख लीजिएगा, अपना पॉइंट बना लीजिएगा, जो भी चीज़ें हैं मैंने समझा दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2-3 पॉइंट और देख लीजिए। इसमें क्या है कि ये जो पूरा इन्होंने ये कहाँ पे रखा गया होगा? कोपेनहेगन संग्रहालय, ठीक है? ये पूरे विश्व में। तो कोपेनहेगन जो संग्रहालय है, ये कहाँ है? ठीक? कोपेनहेगन कहाँ है भैया? कोपेनहेगन है आपका डेनमार्क में। डेनमार्क एक देश है, ठीक है? डेनमार्क में, ठीक? अगर इसको आप करेंगे, ये यूरोप में है, यूरोप में है, ठीक? उसी प्रकार से अगर भारत में पूछ दिया आपका कि ए सर जी, भारत में ये सब साक्ष्य भी तो रखे गए होंगे, तो भारत का बता दीजिए, तो भारत का भी लिख लीजिए। भारत का देखिए है मानव संग्रहालय, जो कि इसका नाम भी बदल चुका है, ये पुराना नाम है। मानव संग्रहालय, इसका जो नाम है अब हो गया था इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ठीक है दोस्तों? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये कहाँ पे है? तो भारत में भोपाल में है। कहाँ पे है? भोपाल में है। तो उम्मीद है कि यहाँ पे भी जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा आप इसको कर लेंगे, ठीक है? अब देखिए एक चीज और है, तो ये जो पूरा तात्विक जो साक्ष्य या ये सब जो भी चीज रखे जा रहे हैं या जो भी ये संग्रहालय बनाया गया दोस्त, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मंत्रालय का भी नाम लिख लीजिएगा, संस्कृति मंत्रालय, ठीक है? संस्कृति मंत्रालय, ठीक? ये हो गया आपका संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत सभी चीज आता है। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा जाते जाते, अगर आप यहाँ तक बन गए तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोग का। ये जो संस्कृति मंत्रालय है, इसके इस समय मंत्री कौन है, अध्यक्ष कौन है? मुझे उम्मीद है कि मेरे जो भी रेगुलर विद्यार्थी हैं, जैसे मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, सपना पांडे हो गए, श्रेया बर्नवाल हो गए, और एक इनाया सिद्दीकी हो गए, और एक कट्टर हिंदू हैं, ये हो गए। एक दो लोग और हैं, माफ़ कीजिएगा, उनका अगर नाम नहीं ले पाऊँगा तो बुरा मत मानिएगा। तो इन लोग से उम्मीद रहेगा कि आप हमें बताइएगा कमेंट करके कि संस्कृति मंत्रालय के समय अध्यक्ष या फिर आप मंत्री किसको बताएंगे, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये है आपका हिस्ट्री का पहला लेक्चर, और हमारे साथ बने रहिए। अब दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर पूरा मतलब यूपी ट्रिपल सी पेट तक का आपका जो लेक्चर है सब कंप्लीट कर दिया जाएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। जीएस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, और थोड़ा सा देखिएगा भाई, सब्सक्राइबर वगैरह बढ़वाइए आप लोग, आपसे यही लोग उम्मीद रहेगी। 1000 हो जाएंगे तो लाइव क्लास लिया जाएगा, आप लोग का डाउट वगैरह सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।